तो दोस्तों अगर हम अकाउंट सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हमने जो है 18 चैप्टर तक जो है चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। हमने हमारा जो है फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा था वो हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, एक सोल प्रोप्राइटर ओनर जो होता है वो अपने फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करता है वो हमने जो है सारा कुछ सीख लिया है। सबसे पहले वो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करता है, फिर जो है उसको लेजर में कन्वर्ट करता है, लेजर से जो है वो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करता है और ट्रायल बैलेंस से जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है जिससे वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकालता है। फिर वही ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उससे जो है नेट प्रॉफिट निकालता है। फिर बैलेंस शीट बना के उसी नेट प्रॉफिट को जो है कैपिटल में ऐड करता है। तो इस तरीके से जो है एक सोल प्रोप्राइटर अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, उससे जो अगला चैप्टर आ जाता है उस चैप्टर का नाम है एनपीओ यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बट ये भी अपने जो है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। तो इसी में भी हमें जो है एक एनपीओ के जो है हमें फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है दोस्तों, सेम एज इट अगर देखें तो सिमिलर चैप्टर ही है बट थोड़े से जो है इसमें से चेंजेस हैं वो हम जो है इस चैप्टर में हम करेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है टोटली ये जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है एनपीओ की, कि एनपीओ होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स जो है फाइनल अकाउंट्स इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं वो हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे। फिर अगर बात रही अकाउंटिंग की तो प्रैक्टिकल जो है वो अगली वीडियो से हम जो है अगली वीडियो आएगी जिसमें हम थ्योरी करेंगे, जिसमें हम समझेंगे। फिर उससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि एनपीओ के जो है फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो आप जो है सीखेंगे। बट ये जो फिलहाल 2 वीडियो आएंगी अभी एनपीओ की वो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो होंगी। तो चलिए सबसे पहले जो है इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें एनपीओ की तो सबको पता ही होगा कि एनपीओ होता क्या है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता बट वो पब्लिक को सर्विस देने का काम करता है। ठीक है, एक सेवा भाव से ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये काम करते हैं। प्रॉफिट कमाना इनका काम नहीं होता बट फिर भी ये जो है अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं तो इसीलिए हमें जो है अकाउंट्स में ये चैप्टर गिवन है जिससे हमने जो है इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से क्या रिजल्ट आया है वो हमें जो है इससे निकालना होता है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनपीओ आखिर होता क्या है। एनपीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिख लीजिए आप, क्या होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बट प्रॉफिट के लिए अगर काम नहीं करती तो किसके लिए काम करती है, वो सर्विसेज देने के लिए जो है काम करती है। सोसाइटी को सर्विस देने के लिए काम करती है कि एक जो है सर्विस मिल जाए सोसाइटी को, कि वो एक हिसाब से देखा जाए तो दुआएं कमाना चाहती हैं। ठीक है, प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, दुआएं कमाना चाहती है। ठीक है, सबसे पहले देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विस। जैसे कि मैंने आपको कहा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट मेक करना नहीं, एक सर्विस प्रोवाइड करना जो है इसका प्रॉफिट होता है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो स्कूल्स जो एक हिसाब से देख ले कि नाम मात्र की फीस लेते हैं वो स्कूल्स। ठीक है, ज़्यादातर अगर इंडिया में देखें तो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमसे जो है फीस ले लेते हैं बट वो एनपीओ नहीं है। ठीक है, वो तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि प्रॉफिट कमा रही है बट स्कूल की अगर बात करें तो वो उनकी बहुत कम फीस होती है। अगर देखा जाए तो पढ़ाई एक जो है सर्विस है जो सरकार को फ्री में देनी चाहिए बट फिर भी आज अगर इंडिया में देखें तो ज़्यादातर हमारे प्राइवेट स्कूल है। और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो उसकी नाम मात्र फीस होती है, एक हिसाब से वो भी जो है वो एनपीओ है। हॉस्पिटल्स की बात करें, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो हमें जो है फ्री में नाम मात्र फीस लेके हमें जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस कोई भी चीज़ की हो सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की वो सर्विस हो सकती है। कंप्यूटर एजुकेशन की सर्विस हो सकती है, कोई भी एजुकेशन की जो है वो सर्विस हो सकती है। स्कॉलर्स की सर्विस हो सकती है, जो है पढ़ाई के लिए वो पैसा दे आपको। ठीक है, वेलफेयर सोसाइटीज़ हो गई जो कि प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, सिर्फ क्या है कि जनरली पब्लिक को जो है सर्विस प्रोवाइड करना चाहती हैं। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज़ हो गई। ठीक है, बुक पढ़ने के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, वो भी एक एनपीओ ही है। ठीक है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो गया, स्पोर्ट क्लब्स हो गए। ठीक है, ये सारी जो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन है जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना। ठीक है, ये किस लिए बना है, पब्लिक को जो है एक सर्विस प्रोवाइड हो सके उसके लिए बना है। ठीक है,
दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर एंड टू द पब्लिक इन जनरल। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने मेंबर को भी सर्विस प्रोवाइड करती है और पब्लिक को भी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी हमें जो है पैसा चाहिए होता है। ठीक है भैया, पैसा हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, हमें सेवा करनी हो किसी की उसके लिए भी हमें जो है पैसा चाहिए होता है। तो इनका जो है इनकम सोर्स भी होता है कुछ, और जो मेन इनकम सोर्स होता है इनका वो मेंबरशिप फीस होती है। ठीक है, अपने मेंबर्स को जो है वो जो मेंबर इनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, आते हैं तो उनको जो है मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। एक हिसाब से इसको एडमिशन फीस भी आप ले लीजिए। ठीक है, उनको फीस देनी पड़ती है और वो भी सेवा भाव के लिए आते हैं। ठीक है, वो भी सेवा करने के लिए आते हैं, सेवा भाव से आते हैं, तो इसीलिए वो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में पैसा जमा करते हैं, जिसे हम जो है मेंबरशिप फीस बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया। अब रेगुलरली एनुअली क्या होता है, साल साल में अपने मेंबर से वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसा लेती है। ठीक है, कुछ पैसा चार्ज करती है कि हमें जो है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब जाहिर सी बात है, ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज होंगी, स्कूल्स खोले हैं, इनको पैसा तो चाहिए, फ्री में तो स्कूल चलने नहीं वाला, तो अपने मेंबर से ये पैसा लेते हैं और मेंबर भी वो पैसा देते हैं, क्योंकि वो भी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो ज्वाइन हुए हैं तो वो भी सेवा करने के लिए ज्वाइन हुए हैं, तो इसीलिए उनको वो भी जो है पैसा दे देते हैं। तो एनुअली कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय इट्स मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के द्वारा, तो उसे बोला जाता है सर्विस। और डोनेशन की बात करें तो डोनेशन आ जाती है कोई कोई, जैसे कि अब कोई कोई बड़े बिजनेसमैन होते हैं बट वो सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं होना चाहते, तो वो डोनेशन देते हैं। ठीक है, ग्रांट इन एड मिलता है सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसा आता है, जिन्हें ग्रांटेड एड बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी जो है वो पैसा आता है, तो ये भी इनका जो है मेन इनकम सोर्स है। एज द मनी इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन दे ऑल्सो मेंटेन अकाउंट। अब इन चीज़ से आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इसमें मनी इन्वॉल्व है इसी एक्टिविटीज़ में, तो इसीलिए इसके जो है अकाउंट्स ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। इसीलिए अकाउंट्स के सब्जेक्ट में हमें ये जो है ये चैप्टर गिवन है, इसीलिए हम जो है इसका रिजल्ट निकालेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए आइए दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं, इससे भी हमें पता लग जाएगा अच्छे से कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आखिर होती क्या है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोवाइड सर्विस, यानी कि प्रॉफिट बनाना ही, सोसाइटी को जो है या उसके मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है इसका, एडमिशन फीस, जैसे कि मेंबरशिप फीस हमने बोल दिया, सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, डोनेशन हो गया, ग्रांट इन एड हो गया। ठीक है, और यह नई चीज़ है कि आगे सेल ऑफ गुड्स, अपने जो है गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं उसको, सर्विस को सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, उससे भी जो है इनकम सोर्स इनका आता है, यानी कि वहाँ से भी इनकी इनकम आती है। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एक ग्रुप ऑफ पर्सन से मैनेज की जाती है। एक ग्रुप होता है, जो पर्सन्स का ग्रुप होता है, वो इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। और वो कौन इलेक्ट करता है, उसके मेंबर ही इलेक्ट करते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर एक ग्रुप को इलेक्ट करते हैं, यानी कि उसको इलेक्ट करके, ठीक है, और वो ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, इसको मैनेज करता है, और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, जो एनपीओ होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उसको एक जो है ग्रुप चलाता है, जो कि उसके मेंबर द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और उसी ग्रुप को हम जो है मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, और they also prepare their account following the same accounting principle and system they are followed by business for profit organization that are run within object of to earn profit। ये भी जो है एनपीओ जो होता है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अपने अकाउंट्स को जो है प्रिपेयर करता है सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। जैसे कि एक प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेके अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, सेम एज इट इज़ ये भी जो है वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेके अपने अकाउंट्स को जो है वे प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब इसके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो तीन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो है इसके अंदर एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोला जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरा एक अकाउंट बनाया जाता है जिसके अंदर जो है इनकम्स और एक्सपेंडिचर आते हैं, उसको बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरी इसके अंदर जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है जिससे हमें जो है पोजीशन निकालनी होती है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो ये दो होंगी और पोजीशन के लिए बैलेंस शीट हमारी होगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम एज इट इज़ हमारी कैश बुक की तरह होती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमारा सरप्लस और डेफिसिट निकलता है, जिसके अंदर हमारी जो है इनकम लिखी जाती है और एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही कैपिटल
के अंदर जो है इसे ऐड किया जाता है, इसके लिए जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने जो है जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट्स में हमने पढ़ा था, सेम एज इट इज़ ऐसी ही है, बट थोड़े से जो है टर्म्स की चेंजेस हैं और इसमें जो है खर्चे थोड़े अलग रहते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉफिट नहीं होता, इसीलिए वो एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं होते, तो हमें जो है इसको बनाना होता है। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट हमारे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एनपीओ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर ये 3 अकाउंट हमारे बनाए जाते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। ठीक है, बाकी अगली 2 वीडियो में उसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ कैश बुक की तरह होता है, जैसे ही कैश बुक बनाई गई है सेम एज इट इज़ हमारे जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर टेकिंग आइटम्स फ्रॉम कैश बुक। कैश बुक से जो है सारे आइटम से लिए जाते हैं, जो भी रिसिप्ट होती है, यानी कि जिससे पैसा आता है वो रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा, जिससे पैसा जाता है वो पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। इट इज़ द समरी ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ अ ईयर पुट अंडर वेरियस हेड। सारी कैश ट्रांजेक्शन की जो है समरी होती है, अलग अलग हेड के अंदर जो है डाला जाता है, कोई एक्सपेंस, कोई रेवेन्यू। ठीक है, तो ये सारी इसका जो है समरी होती है कैश ट्रांजेक्शन की। इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन विच अकर ड्यूरिंग द ईयर कंसर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड दे रिलेट प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सारी कैश ट्रांजेक्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन इसमें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो, नेक्स्ट ईयर की हो, यानी कि पिछले साल की भी जो है रिकॉर्ड की जाएंगी, करंट ईयर की भी रिकॉर्ड की जाएंगी और अगले साल की भी रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, अब समझो इस बात को। प्रीवियस यानी कि कुछ आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, यानी कि प्रीवियस की अगर बात करें, कुछ आउटस्टैंडिंग होगा पिछले साल कोई खर्चा हमने जो है नहीं दिया होगा, या कुछ भी मिल जाता है हमें, पिछले साल की इनकम आउटस्टैंडिंग होगी, अक्रूड होगी, वो हमें इस साल मिल जाएगी, तो वो भी रिकॉर्ड होगी, और इस साल की जो भी इनकम होगी वो भी रिकॉर्ड होगी। और अगले साल की बात करें, एडवांस में कोई इनकम मिल जाती है तो वो भी इसमें रिकॉर्ड होगी। पेमेंट की बात करें तो कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट करनी होगी पिछले साल की, हमने इसी साल ही कर दी, तो वो भी इसमें रिकॉर्ड होगी। अगले साल की हमने पेमेंट कर दी एडवांस में, कोई एक्सपेंस कर दी एडवांस में, वो भी इसमें रिकॉर्ड होंगी। कुछ नहीं देखना हमें, हर चीज़ हमें बस इतना देखना है कि जो चीज़ आ रही है रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जा रही है पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कुछ नहीं देखना हमें। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन बोथ रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। अब ये और आसान हो गया, चाहे रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन हो चाहे कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन हो, दोनों इसमें रिकॉर्ड होंगी। देखना ही नहीं है हमें कुछ, छोटे मोटे खर्चे होंगे वो भी इसमें रिकॉर्ड होंगी, छोटी मोटी इनकम होगी वो भी रिकॉर्ड होंगी। कैपिटल नेचर से कोई बिलोंग करती है, यानी कि बड़ी होंगी, जिससे हम एसेट खरीद रहे हैं हम पेमेंट से, वो भी इसमें रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, और छोटी इनकम होगी या छोटे एक्सपेंस, बड़े एक्सपेंस होंगे तो वो भी इसमें जो है रिकॉर्ड होंगे, छोटा बड़ा दोनों इसमें जो है रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, इट बिगिनस विद द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से इसकी शुरुआत होती है कि कैश का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, और एंड विद क्लोजिंग बैलेंस, और इसके जो ख़त्म होता है, इसकी अंत होता है वो क्लोजिंग बैलेंस से होता है कि कितना हमारे पास जो है बैलेंस अभी बच गया, हमारे पास कितनी रिसिप्ट आई, कितनी पेमेंट की, उससे हमारा जो बैलेंस बचता है उससे हम जो है सीडी बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, और बात करें ये कैश बुक की तरह है, तो जो डेबिट में इसके आता है, ठीक है, वो मतलब रिसिप्ट हो गया, और जो क्रेडिट में जाता है तो वो हमारी जो है पेमेंट होगी। सेम एसेट वाला रूल हमारा चलेगा, आ रहा है पैसा तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, तो इसका मतलब डेबिट साइड हमारा रिसिप्ट साइड होता है और पेमेंट साइड हमारा जो है क्रेडिट साइड होता है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं नीड फॉर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, क्या हमें जो है एनपीओ में ज़रूरत पड़ती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आती है। उधार तो ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि ये जो है अगर हम एनपीओ की बात करें तो ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए तो काम ही नहीं करती, तो उधार किसका चलेगा। इसमें ज़्यादातर कैश की ट्रांजैक्शन होती है, तो इसमें जो है कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट ज़्यादा होती हैं। तो इस अकाउंट की वजह से जो है सारे आइटम एक जगह पे हमें दिख जाते हैं। अकाउंट शोज मोस्ट ऑफ द आइटम इन एट वन प्लेस, हमें जो है एक जगह सारे आइटम दिख जाते हैं कि हमने कितनी पेमेंट की कैश में, कितना हमारे पास रिसिप्ट आया, एक ही जगह पे एक ही अकाउंट में हमें जो है सारा कुछ दिख जाता है। ठीक है,
एज इट इज समरी फ्रॉम इट गिव्स एन आइडिया ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ ग्लांस। ठीक है, एक क्विक लुक में हमें जो है आइडिया आ जाता है सारी ट्रांजेक्शन का। बहुत सी ट्रांजेक्शन होती है, एक अकाउंट हमने बना दिया तो सारी ट्रांजेक्शन का आइडिया आएगा ही कि आएगा या नहीं आएगा। ग्लांस का मतलब ही होता है क्विक लुक में, एक ही लुक में हमें जो है दिखा देगा। इट कंटेन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडर वेरियस हेड, सो इट गिव्स इंफॉर्मेशन आइटम वाइज फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। अब अलग अलग हेड से इसमें जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें आ जाती है, कोई एक्सपेंस होगा, कोई रेवेन्यू होगा, ठीक है, बट इसमें तो सारी आएंगी, चाहे हमने एसेट खरीदा है, चाहे एसेट बेचा है, चाहे हमें इनकम हुई है, चाहे हमने एक्सपेंस किए हैं, कुछ भी हो इसमें तो सब कुछ आ जाएगा। तो ये हमें जो है ट्रम आइटम वाइज अकाउंटिंग ईयर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए भी हमें जो है ज़रूरत पड़ती है। और साथ में ये जो है कैश और बैंक बैलेंस का भी जो है क्लोजिंग बैलेंस हमें शो करता है। तो इसमें हम जो है इस कैश और बैंक को बैलेंस शीट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और बैंक बैलेंस दोनों दिखाता है, तो इसको हम जो है बैलेंस शीट में डाल सकते हैं। तो ये भी जो है एक फ़ायदा है, इसलिए भी हमें जो है ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन है भाई, और कैश बुक तो हम बनाएंगे नहीं, तो इसकी कैश बुक की जगह हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है हम बनाते हैं। और सबसे मेन बात, ट्रायल बैलेंस का पर्पस हमें सर्व करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कि हमने अभी फाइनल अकाउंट्स किए थे, उसमें हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता था। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड डालते थे, रेवेन्यू को रेवेन्यू साइड डालते थे, यानी कि क्रेडिट साइड डालते थे। कोई एसेट होता था तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, कोई लायबिलिटी होती थी तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डालते थे। ठीक है, अब इसमें से ट्रायल बैलेंस तो बन नहीं रहा, तो ये ट्रायल बैलेंस का पर्पस हमें सर्व कर रहा है। ठीक है, अभी अगर आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको एनपीओ में ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, जिसके अंदर आपको सारी ट्रांजैक्शन गिवन होगी। ट्रायल बैलेंस में भी तो सारी ट्रांजैक्शन होती थी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी सारी ट्रांजैक्शन गिवन होगी, चाहे वो एक्सपेंस की हो, चाहे वो एसेट की हो, चाहे वो रेवेन्यू की हो, चाहे वो कैपिटल की हो, और चाहे वो लायबिलिटीज़ की हो। हर किसकी ट्रांजैक्शन आपको गिवन होगी, उसी के अंदर आपको ढूंढ के अकाउंट जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसके अंदर आपकी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो पता लगेगा, और बैलेंस शीट से पोजीशन आपकी जो है पता लगेगी। ठीक है, और वो जो है आपको ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, आपको क्या गिवन होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे मेन बात ये जो है ट्रायल बैलेंस का हमें जो है पर्पस को सर्व कर रहा है, सारी ट्रांजैक्शन हमें एक ही अकाउंट में दिखा रहा है। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एनपीओ की बात करें तो 3 ही बनाए जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि ट्रायल बैलेंस का पर्पस हमें सर्व कर रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ज़्यादातर आपको जो है एग्जाम की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आएगा, ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये सिर्फ आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिखाया जा रहा है, बाकी एग्जाम में नहीं आने वाला है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत आसान है। बस हमें देखना है क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, कुछ नहीं देखना कौन से नेचर का है, बड़ा है छोटा है, तो ये चीज़ एग्जाम में तो आएगी नहीं। ठीक है, बात करें वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, जो छोटे एनपीओ होते हैं वो सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसका इसी में ही जो है काम हो जाता है। तो जैसे कि नेम से हमें पता लग रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, इसके अंदर 2 साइडें होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और जो सारी रिसिप्ट होती हैं कैश की वो डेबिट साइड में आती हैं, और पेमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में आती हैं। जैसे कि कैश बुक बनाई जाती थी, कैश हमारा एसेट है, ठीक है, तो एसेट वाला रूल जो है इसमें चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो को हम जो है यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखेंगे कि कौन कौन सी आइटम जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती हैं। ठीक है, रिसिप्ट साइड कौन कौन सी ज़्यादातर आइटम होती हैं और पेमेंट साइड कौन कौन सी आइटम होती हैं, उसको हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि आखिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो हमने जो है चैप्टर की शुरुआत कर दी है एनपीओ की, तो इसको भी आप प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। तो चलते हैं हम भी। हैव ए नाइस डे।